नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। स्वागत करते हुए आपके सामने हाजिर हूं देश का सवाल लेकर, वो मुद्दे जो आपके जहन में हैं, आपके दिमाग में हैं और बन जाते हैं बवाल, और उनमें से निकलते हैं तमाम ऐसे मसले जो बनते हैं देश का सवाल। तो आज की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के साथ, जिन्होंने एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात दोहराई है। उन्होंने संविधान दिवस के मौके पर अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव सिर्फ बहस का मामला नहीं, बल्कि ये भारत की जरूरत है। उनका कहना है कि देश में लगभग पूरे साल चुनाव होते रहते हैं, इससे विकास के कामों पर असर तो पड़ता ही है, साथ ही खर्च भी ज्यादा होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस पर मंथन शुरू होना चाहिए। सबसे पहले सुनिए एक देश एक चुनाव पर क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है, और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। आज हर एक के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट है, हम क्यों खर्चा कर रहे हैं, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अब हर एक के लिए 18 साल से ऊपर तय है। पहले तो उम्र में फर्क था, इसलिए थोड़ा वो रहा, अब कोई जरूरत नहीं है। साथियों, डिजिटाइजेशन को लेकर संसद में और कुछ विधानसभाओं में कुछ कोशिशें हुई हैं, लेकिन अब पूर्ण डिजिटलीकरण करने का समय आ चुका है। अगर आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इसमें जुड़े इनिशिएटिव लेंगे, तो मुझे विश्वास है कि हमारे विधायक गण, सांसद गण भी तेजी से ये टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात आज ही की। इससे पहले जून 2019 में भी वो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठा चुके हैं। हम आपको बताते हैं कि एक देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जैसी स्थिति क्यों जरूरी हो सकती है। एक देश एक चुनाव क्यों जरूरी है, ये जानिए। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी चुनाव है। भारत में चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है, जहां पर 130 करोड़ की जनता है और वोटर बहुत बड़ी तादाद में हैं। देश में औसतन कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। देश लगातार इलेक्शन मोड में रहता है। इस वजह से प्रशासनिक और नीतिगत फैसले प्रभावित होते हैं। देश पर एक बड़ा भारी आर्थिक बोझ भी अलग अलग वक्त अलग अलग तारीखों में हो रहे चुनावों के जरिए पड़ता भी है। एक देश एक चुनाव से फिजूल खर्ची से आखिर भारत कैसे बचेगा? तो वजह उसकी और कारण उसके सामने रखते हैं कि बार बार चुनाव से देश के विकास पर एक ब्रेक लगता हुआ दिखता है। एक देश एक चुनाव पर प्रधानमंत्री की बात एक बड़े बहस को जन्म देती है, चर्चा को जन्म देती है। लेकिन क्या भारत तमाम राजनीतिक दलों में बटा हुआ देश, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने वाला देश, क्या प्रधानमंत्री की इस बात को मानेगा, या फिर इस पर भी एक बड़ी चर्चा और बड़ी बहस की उम्मीद होगी? हम भी इसी पर, क्योंकि प्रधानमंत्री का कहना है कि अब ये महज एक विषय नहीं रहा है। लेकिन अब हम बात यहां पर यह भी बता दें कि विरोधियों के तर्क क्या आ रहे हैं इस सब पर, क्योंकि प्रधानमंत्री वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो विरोधियों के तर्क भी हैं कि ईवीएम खरीदने में खर्च ज्यादा आएगा। एक देश एक चुनाव स्थानीय मुद्दों को खत्म करने की साजिश भी हो सकता है। विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दे पर होते हैं। अगर कोई सरकार बीच में गिर जाए तो फिर क्या होगा? संविधान की मूल भावना के खिलाफ वन नेशन वन इलेक्शन है। कैसे? तमाम लोगों से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ सुनीत चोपड़ा लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे और पीके अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, फॉर्मर ऑब्जर्वर हैं, पूर्व ऑब्जर्वर हैं इलेक्शन कमीशन के। मेरे साथ इस वक्त तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को और अश्विनी उपाध्याय जी को इस वक्त देख पा रहे होंगे। पहला सवाल और साथ में सुनीत चोपड़ा भी अब हमारे साथ हैं स्क्रीन पर। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, पहला सवाल आपसे ही मैं कर लेता हूं यहां पर, और मैं चाहूंगा कि मैं सबको एक एक मिनट का वक्त दूं। आप अपनी राय रखिए, उसके बाद ओपन टू ऑल डिस्कशन में हम बात करेंगे। सिर्फ 1 मिनट का वक्त आपके लिए। और सवाल यह कि कोई भी विचार जिसमें बदलाव लाने की क्षमता होती है उसका विरोध होना स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक देश की इस वक्त जरूरत है तो इसकी वजहें भी होंगी। आपको वो वजहें क्या लगती हैं? देखिए, पहली बात, भारतीय जनता पार्टी में यह विषय कई बार डिस्कस हो चुका है, इसलिए हमने उस पर गहन चिंतन किया है। पहली बात यह है कि अलग अलग टाइम पे जो इलेक्शन कंटिन्यूस होते हैं तो आचार संहिता लगती रहती है बार बार, और उसके कारण बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसीजंस जो सोशल वेलफेयर के हैं वह सरकारें नहीं ले पाती, और मिनिस्टर्स और उनके टाइम भी पॉलिटिकल डिस्कशन डिबेट में लगते हैं। पहली सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, खर्चा एक कम होने की बात है, उसके ऊपर कई डिस्प्यूट हो सकते हैं, कई बातें हो सकती है। खर्चा कम होगा, लेकिन एक तो वह भी कम तो होगा ही। तीसरी बात यह है कि जो अपोज कर रहे हैं वो कहते हैं कि स्टेट के इश्यूज या लोकल इश्यूज दब जाएंगे। अरे, दोनों में अलग अलग वोटिंग होगी, एक ही साथ होंगे, लेकिन हर व्यक्ति अगर कोई केंद्र में भाजपा को देना चाहता है, प्रदेश में किसी और पार्टी को देना चाहता है, लोकल बॉडी में किसी और को, तो तीनों अलग अलग वोटिंग हो सकती है। इसलिए वह जो प्रॉब्लम है कि कोई चॉइस मुद्दों का गड़बड़ा जाएगा, वह भी बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है तीनों हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बढ़िया आने वाले समय में प्रोग्रेसिव। ठीक है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ठीक है, आपने साफ साफ बातें कही। आपने कहा कि इसमें गलती क्या है, इसमें गड़बड़ी क्या है। वोटर दोनों ही मशीनों पर अलग अलग मुद्दों के हिसाब से अपना बटन दबाएगा। वोटर को सिर्फ यही काम करना है और इसके चलते एक बहुत बड़ा प्रशासनिक जो अपव्यय होता है और खर्चा होता है वो बचेगा। आचार संहिता के चलते तमाम जो नुकसान होते हैं उससे भी हम बचने की कोशिश करेंगे, विकास नहीं रुकेगा। लेकिन ऐसा कितना संभव है जो आपने यहां पर बात रखी है? खैर, सवाल मेरा अब सवाल यहां पे मैं करूंगा। हमारे साथ दीपक झा भी जुड़ेंगे, हमारे साथ इस वक्त अतुल सक्सेना सपा से जुड़ गए हैं और सुनीत चोपड़ा साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुनीत चोपड़ा जी, मेरा सवाल आपसे भी वही, 1 मिनट का वक्त आपको भी। प्रधानमंत्री ने एक विचार रखा है, 2019 से उस विचार को रख रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन उनका कहना है वक्त की जरूरत है। क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? आपका समय शुरू होता है अब सर। मेरा ये कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन ऐसी जगह हो सकता है जहां पर जनतंत्र ना हो, क्योंकि जनतांत्रिक तरीके से हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी भाषाएं हैं, इतने धर्म हैं, इतने तरह के लोग हैं, इतनी तरह की क्लाइमेट है। इस सब को देख के इलेक्शन लोगों की सुविधा अनुसार होना चाहिए कि वो वोट करें, नहीं तो लोगों ने वोट करना बंद कर देना है। अमेरिका में आप समझिए कितने साल लगे इनको, आज फिर से इनकी वोट इंप्रूव हुई है, लेकिन फेल हो गई थी क्योंकि वो किसी न किसी तरह से धकेलते जा रहे थे। तो हमारा ये कहना है कि जनतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि हर इलाके की रियलिटी को देखना। और यहां तो अलग अलग पार्टियां हैं अलग अलग एरियाज में, फिर क्या करेंगे आप जी? वन इलेक्शन वन वोट कैसे होगा? क्योंकि और इन पार्टियों का जो आधार है वो भी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग है। बिहार में आज तक आप जेडीयू के नंबर 2 पार्टी के रूप में बीजेपी आ रही थी, अब नंबर 1 हो गई है। तो आप समझो कि कई प्रांत हैं जहां पर बीजेपी नंबर 2 भी नहीं है। तो एक इलेक्शन एक
टाइम पे कैसे करेंगे? ठीक है सुनील जी, ठीक है आपका पॉइंट नोट किया। आपने कहा देश में तमाम विभिन्नताएं हैं। मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगा सर। आपने कहा देश में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, अलग अलग जगह इन पार्टियों का अलग अलग तरह से जनाधार है। देश किस तरीके से इसके साथ चल पाएगा ये वहां होता है जहां पर जनतंत्र नहीं होता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊं 48 ऐसे देश है यूरोप के, और यूरोप में लोकतंत्र है, और इन तमाम देशों में उन्होंने संडे का दिन चुना है चुनाव कराने के लिए। एक दिन वो चुनाव कराते हैं और पूरे देश में एक तरीके से होता है। जर्मनी भी इसका उदाहरण है। खैर बाकी उदाहरण हमारे टीवी स्क्रीन पर हम लगातार रख रहे हैं। मेरे साथ दीपक झा भी इस वक्त जुड़ गए हैं, अश्विनी उपाध्याय जुड़े हुए हैं, पीके अग्रवाल साहब पूर्व ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन इस वक्त जुड़ गए हैं। अश्विनी उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। अश्विनी जी, इसमें क्या खामी नजर आती है और क्या बेहतरी नजर आती है? अगर प्रधानमंत्री ये राय रखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो तो इसको स्वीकार क्यों किया जाना चाहिए और क्यों नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, वन नेशन वन वोटर आईडी कार्ड भी होना चाहिए। वन नेशन वन वोटर आईडी कार्ड पे मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वन नेशन वन इलेक्शन पे मेरी पिटीशन चुनाव आयोग में पेंडिंग है। मैं विषय बताता हूं। स्वीडन में नियम है हर 4 साल के बाद सितंबर के सेकंड संडे को, मतलब 2018 में सितंबर के सेकंड संडे को हुआ था, अब 2022 में सितंबर के सेकंड संडे को होगा। अफ्रीका बहुत बड़ा एरिया है, भारत से ज्यादा एरिया है, हर 5 साल के बाद फिक्स है संडे को इलेक्शन होता है। ऐसे ही जो हमारे साथी कह रहे थे कि नहीं एरिया, मैं भारत से बड़े एरिया की बात कर रहा हूं। ब्राजील संडे को इलेक्शन होता है, और दुनिया में 50 ऐसे देश हैं जहां की केवल वन नेशन वन इलेक्शन भी नहीं, वन इलेक्शन के साथ साथ संडे इलेक्शन, केवल वो दिन भी फिक्स है, तारीख भी फिक्स है। उसमें आपका ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, ब्राजील है, कोलंबिया है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, हांगकांग है, इटली है, जापान है, मलेशिया है, पोलैंड है, रूस है। ऐसे 48 देश हैं जहां पे इलेक्शन की डेट फिक्स है, इलेक्शन का दिन फिक्स है कि संडे को ही होगा। और मैं आपको बताऊं, इस इलेक्शन के कारण आधे मंत्री साल में 3 महीने केवल चुनाव प्रचार करते हैं। आधे विधायक जिनको रेगुलर मीटिंग करना चाहिए, अपना लोगों से मिलना जुलना चाहिए, वो केवल चुनाव प्रचार करते रहते हैं। तो ये जो बार-बार इलेक्शन हो रहा है, इसके चक्कर में एमएलए एमपी जो वास्तव में पीपल रिप्रेजेंटेटिव है वो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव बन गए। एग्जैक्टली, ठीक है, आपके पॉइंट पर आऊंगा। आपने बहुत बेहतर बात कही। जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव बनकर घूमते चले जाते हैं। और आपने जो बातें यहां पर खास रखी हैं, आपने कहा कि तमाम देशों में ऐसा हो रहा है। बेहतर, आपका पॉइंट हमने नोट किया। हमारे साथ इस वक्त पीके अग्रवाल साहब भी जुड़े हुए हैं, पूर्व ऑब्जर्वर। हमारे साथ अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी से भी जुड़ गए। दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट, कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हैं। दीपक झा, अगर प्रधानमंत्री इस चीज को टॉस करते हैं और लोगों के बीच कहते हैं कि अब इस पर एक बहस होनी चाहिए, चर्चा शुरू होनी चाहिए, और हम तमाम आंकड़े अपने स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं कि जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं और आज जो 2019 का इलेक्शन है, सेंटर फॉर सोशल स्टडीज की अगर रिपोर्ट का हवाला दें तो 55,000 करोड़ रुपए का खर्चा उन्होंने जताया है, जो 2019 के लोकसभा चुनाव पर तमाम सारे फैक्टर्स को मिलाकर खर्चा हुआ एक बहुत बड़ी रकम है। आपको लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए, यह विचार प्रक्रिया सही है, और अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों? 1 मिनट आपके लिए। देखिए राजीव भाई, अमेरिका में कितना खर्चा होता है इलेक्शन में आपको पता है ना। वहां के नंबर सब दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन होता है अमेरिका का, और उसकी आबादी हमारे से 1/5 है। तो खर्चा होना नहीं होना वो अलग बात है। दूसरी बात मैं कहूंगा, मोदी जी थोड़े दिनों बाद कहेंगे 1 प्राइम मिनिस्टर फॉरएवर, भाजपा और आरएसएस का प्राइम मिनिस्टर पूरे देश में चलेगा। तो ये एक मुगल कालीन व्यवस्था स्थापित करने की भाजपा की जो मानसिकता है इस देश के लिए घातक सिद्ध होगी, क्योंकि अलग अलग लोगों के विचार हैं, समय समय पे बदलते रहते हैं, राज्यों के चुनाव अलग के हिसाब से चलते रहते। तो भाजपा कैसे कह सकती है कि खर्चे की वजह से? भैया 20,000 करोड़ रुपए आप अकेले खर्चा करते हो, तब आप नहीं देखते हो कि लोगों के पॉकेट में आप डाका डाल रहे हैं। आप नोटबंदी कर देते हो, तानाशाही फरमान नहीं चलेगा। लोगों के बीच में चर्चा करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन चर्चा करने का क्या मतलब है? आपने विकास की बात करना नहीं, आप किसानों को डंडा मार रहे हैं सड़कों पे, उस पर तो बात करेंगे नहीं, और बात करेंगे कि चुनाव एक साथ कराएंगे। क्योंकि मोदी जी कहीं ना कहीं उनका आत्मबल हिला हुआ है, डरे हुए हैं
कि एक बार हमको सत्ता पे काबिज हो जाए, फिर देश के लोकतंत्र को, जनतंत्र को हम नेस्तनाबूद कर देंगे, गला घोट के सब कुछ तहस नहस कर देंगे, क्योंकि इनको सत्ता से प्यार है। ठीक है, सत्ता के अलावा इनको ठीक कुछ है, नहीं चाहिए। ठीक है दीपक भाई, आपके भी पॉइंट हमारे पहुंचे। देश में जितने भी ठीक राज्य है हैं, दीपक भाई आपके भी पॉइंट दर्शकों तक पहुंचे, मुझ तक भी पहुंचे। मैं यही चाहता हूं कि सब लोग अपनी बात कह लें, उसके बाद ओपन टू ऑल डिस्कशन में आए। अतुल सक्सेना साहब भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं हमारे साथ। अतुल जी, प्रधानमंत्री के इस विचार पर समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? समाजवादी पार्टी जहां तक उत्तर प्रदेश में बातें करती थी, प्रधानमंत्री अगर बात करते हैं कि हम एक बहुत बड़े खर्चे को बचाएंगे, एक बहुत बड़ी मैन पावर को बचाएंगे, एक बहुत बड़ा काम का जो घंटों के हिसाब से जो वर्किंग आवर्स हैं वो बचेंगे, और सबसे बड़ी बात जो विकास की प्रक्रिया में आचार संहिता की जो रोक लगती है वो भी हटेगी। क्या आपको लगता है विचार ठीक है? अगर ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है? अतुल सक्सेना जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अतुल सक्सेना जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। पीके अग्रवाल साहब, पूर्व ऑब्जर्वर, हमारे साथ इलेक्शन कमीशन इस वक्त जुड़े हुए हैं। अग्रवाल साहब, एक बड़ी चीज टॉस की है प्रधानमंत्री ने, ये आज से शुरुआत नहीं हुई है। जून 2019 में उन्होंने पहली बार इस बात का जिक्र किया था। आप क्योंकि इलेक्शन कमीशन के इन तमाम प्रक्रियाओं से जुड़े रहे हैं, नजदीक से आपने देखा है, क्या यह प्रयास जमीन पर उतारा जाना अब जरूरत बन गया है वक्त की? देखिए, विचार तो अच्छा है, लेकिन इसमें बड़ी संवैधानिक समस्याएं हैं। अगर हम वो कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो मैंने देखा, मैं जिले में 10 साल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा, कि पूरे साल चुनाव होते हैं तो विकास की जो गति है वो अवरुद्ध हो जाती है। और इसके अलावा मैंने देखा कि मान लो विधानसभा में जो पार्टी पावर में आती है, और अगर दूसरी पार्टी के लोग पंचायत में हैं तो आपस में सहयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अभी पंचायत हैं वो एक समांतर प्रशासनिक व्यवस्था हो गई है। तो अगर एक ही पार्टी के रहें, साथ साथ अगर निर्वाचन हो तो उसमें उन्हें विरोधाभास नहीं रहेगा, तो जो विकास की दौड़ है वो अच्छी होगी। लेकिन व्यावहारिक रूप से देखा जाएगा कि इतना बड़ा इलेक्शन, 3 स्तरीय पंचायत, विधानसभा और संसद, इसमें आपको कम से कम 6 मशीनें लगाना पड़ेंगी, और 6 मशीनों के, कई मशीनों के इतने बड़े बड़े वो वोटर कार्ड रहेंगे कि इसका वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कम से कम हम लोगों को 2 दिन इलेक्शन करना पड़ेगा, एक दिन पंचायत के, म्युनिसिपैलिटी के, और दूसरे दिन विधानसभा और संसद के। तो कम से कम हम अगर कर सकते हैं, लेकिन उसमें ही संविधान के संशोधन की बहुत आवश्यकता होगी। विधानसभा और पार्लियामेंट के इलेक्शन एक दिन करके एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर सकते हैं, लेकिन वो भी करना अभी संभव नहीं है, क्योंकि अभी जो हमारी संवैधानिक स्थिति है उसमें 5 साल से ज्यादा या कम किसी भी संस्था को रहना। अग्रवाल साहब, इससे पहले कि मैं अपने पूरे पैनल के पास जाऊं और उनसे फिर आपसी बहस हम लोग शुरू करें, चर्चा शुरू करें, अगर इस विचार के पीछे विधानसभा और लोकसभा ये दोनों चीजें ही रहती हैं, तो क्या ये स्वीकार्य है? ऐसा हो सकता है अगर विधानसभा और लोकसभा की ही बात हो तो? अभी संविधान में बहुत संशोधन करना पड़ेंगे, क्योंकि संविधान में जो 5 साल का टर्म है विधानसभा का या संसद का, तो उसमें एक बार इलेक्शन करने से वो कम हो जाएगा हैं, या किसी का बढ़ जाएगा, तो वो संविधान का वायलेशन हो जाएगा। तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। जब ऐसा विचार आया है तो उसमें पूरे एक डिबेट होना चाहिए देश में। दूसरी जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी राजी होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए संसद में। जी, नियमों को तय करने के लिए अभी कुछ संशोधन करने पड़ेंगे, लेकिन अगर विचार आया है तो उस पर बहस हो सकती है। अतुल सक्सेना मेरे साथ जुड़ गए अब समाजवादी पार्टी से। अतुल जी, प्रधानमंत्री के इस विचार से आप किस हद तक सहमत हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन। उसको भी पूर्ति कर दें। वो क्या है? एक देश एक चुनाव और बैलेट पे चुनाव।
तो बैलेट पे चुनाव जो करेंगे तो मेरा ख्याल है जो नतीजे आएंगे उससे छेड़खानी नहीं हो पाएगी। और जो जनता है, जनता ने जो जिन मुद्दों पर वोट देने का जो जनता कार्य करती है, अपने नेता को चुनना चाहती है और जुल्म जाति से भी जो ईवीएम से छेड़खानी करके ये भाजपा सत्ता में आने का काम करती है, इससे जनता को निजात मिलेगी। अतुल जी मुद्दा दूसरा है, मुद्दा दूसरा है। आप ईवीएम छेड़खानी पर एक बार फिर आ गए हैं। मैं यहाँ पर इस विचार की बात कर रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या हल है, वन नेशन वन इलेक्शन का विचार क्या सही है। चलिए मैं अब ओपन टू ऑल डिस्कशन में आता हूं। अश्विनी उपाध्याय मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अश्विनी, 1952 की बात करें, 1957 की बात करें, 62 की बात करें, 67 की बात करें, 71 में जब युद्ध हुआ था उसके करीब से ये सब कुछ बिगड़ना शुरू हुआ और फिर बाद में उसके बाद धीरे धीरे विधानसभाएं भंग हुई, 356 का इस्तेमाल भी शुरू हुआ और ये दौर वो दौर था जब कांग्रेस सत्ता में रही थी लगातार भारत में और तब ये इलेक्शन साथ साथ ही हुए थे। क्या आज इस विचार की बात करना केवल इसलिए विरोध है कि गैर कांग्रेसी सरकार है? देखिए राजीव जी, पहली बात तो संविधान जो बना है हमारा, करीब 2.5 साल तक लगातार इस पर डिबेट हुई, तब संविधान बना। और संविधान सभा की बहस को आप जब पढ़ें तो उसमें बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल, नेहरू जी सबके विचार हैं उसमें। ये हमारे सभी संविधान निर्माता चाहते थे कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, इसीलिए नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद भी 2 और प्रधानमंत्री आए, तब तक वन नेशन वन इलेक्शन था। पहले कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था 2 बैलों की जोड़ी, उसके बाद चुनाव चिन्ह बना इनका गाय और बछड़ा। तो 2 बैलों की जोड़ी और गाय बछड़ा जब तक ये चला तब तक वन नेशन वन इलेक्शन चला। बाद में डिस्प्यूट हुआ, कांग्रेस में इंटरनल डिस्प्यूट हुआ, कांग्रेस आई बनी, कांग्रेस कामराज बना और फिर उसके बाद लगातार वो जनता पार्टी वाला टाइम आया और फिर इमरजेंसी का टाइम आया, उसके बाद से सिस्टम बिगड़ा है। तो ऐसा नहीं कि भारत में कोई हम लोग रॉकेट साइंस की बात कर रहे हैं, ये चीजें पहले हो चुकी हैं, इसी भारत में हुई है, इसी संविधान के अंतर्गत हुई है और बाकायदा हम ही लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने ही इसको संपन्न भी कराया है। तो दीपक झा, ठीक है दीपक झा, कोई विमान राफेल या दीपक झा की बात करने जा दीपक झा मेरे साथ जुड़े हुए। दीपक झा, ये डर किस चीज का है? मोदी फैक्टर आने के बाद राजनीति में हमने देखा कि कई एक चीजें बदली हैं। 24 घंटे काम करने की बात भी हो चुकी है, डिलीवरी की बात मोदी करने लगे हैं, सोसाइटी का पॉलिटिसाइजेशन और पॉलिटिक्स का सोशलाइजेशन किया है। मतलब इनको एक तरीके से मिलाकर मोदी ने रख दिया है। आपको डर कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि अगर मोदी इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाते हैं तो आपका रहा सहा राजनीतिक जो जमीन है वो खिसकेगी? क्योंकि वोटर फिर इतनी जल्दी अपने दिमाग को बदल नहीं पाएगा। विधानसभा और लोकसभा की बात हुई, अगर हम तर्क पर बात करें तो राजीव, हम तर्क पे बात करते हैं। देखिए, देश हित में जो जायज है वो जनता फैसला ले, कोर्ट फैसला ले, संसद भवन के अंदर फैसला लिया जाए, वो सर्वोपरि होगा। लेकिन भाजपा हित के लिए देख के जो फैसला लिया जाएगा वो उसका हम विरोध करेंगे। रही बात मोदी जी इसमें भाजपा हित कहां से आ रहा है? इसमें भाजपा हित कहां से आ रहा है? देश को चंडमुंड के द्वारा शासन नहीं होने देंगे। भाजपा हित है ना, क्योंकि भाजपा चाहेगी कि उसका, देखिए, लोकतंत्र, अगर नेहरू जी का वन नेशन वन इलेक्शन सही हो सकता तो मोदी जी का वन नेशन वन इलेक्शन गलत कैसे हो सकता भैया? केंद्र में अगर मान लीजिए भाजपा सरकार है, राज्य में भाजपा सरकार है, चुनाव आ रहा है, तो जनता चाहती है कि मोदी जी अगर अच्छा नहीं करें तो वहां पे राज्यों में उनको हटा देती है। तो इस तरीके से तानाशाही और मनमानी जो किया जाता है वो वाजिब नहीं चलेगा। सुनीत चोपड़ा जी, अभी देखिए सड़कों पे किसान, ठीक है दीपक, ठीक है 5 साल क्या है, फिर एक बार जो आंदोलन कर रहा है उसको आप पानी की बौछारें मार रहे हैं। दीपक सुनिए तो कोई तरीका नहीं है। ठीक है, सुनीत चोपड़ा और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी स्क्रीन पर रखिए इनको। सुनीत चोपड़ा जी, बहस, विवाद और विकास,
अगर ये 3 पैमाने देखे जाए तो कहीं बहुत आज के दौर में मोदी इसकी धुरी में आ जाते हैं। बहस भी मोदी के नाम पर भी होती है, विवाद भी मोदी के ही नाम पर है, और विकास की बात होती है तो मोदी के नाम पर बीजेपी करती ही रहती है। कहीं इस आइडिया के पीछे जो विरोध है वो इस बात का तो नहीं है कि मोदी हर कहीं जगह इस धुरी को अपने ही चारों ओर घुमाते रहते हैं, और उस स्थिति में जब एक साथ सारी चीजें होंगी तो विपक्ष के पास से रही सही जमीन खिसकेगी। पहले सुनिए तब। मेरा ये कहना है सिर्फ इतना कि ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति जो राजनीति है उसको बदलते हुए हुई है, और ये परिस्थिति बुरी नहीं है। मेरे से पहले स्पीकर ने कहा है कि बिगड़ गया, ये बिगड़ नहीं गया। 1 पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी में अच्छा नहीं है, और 2 पार्टी सिस्टम भी अच्छा नहीं है। जितने विचार हैं उतनी पार्टीज हों तो लोगों को नीचे से ऊपर तक अपनी बात पहुंचाने में आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा देश स्वीडन जैसा नहीं है जिनकी पॉपुलेशन नहीं है, हमारा देश रशिया जैसा भी नहीं है। हमारा देश जो है वहां पर 130 करोड़ लोग हैं जी। तो मेरा ये कहना है जितने विचार होंगे उतना बेहतर, और क्योंकि ये विचार नीचे से लेके ऊपर तक होने पड़ेंगे। हमारे देश में जो असमानता है, 1% लोग आधी से ज्यादा 82% संपत्ति के मालिक हो गए। ठीक है, तो इनमें अंतर भी बहुत है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, तो आप थोप नहीं सकते 1 पार्टी 1 सिस्टम। ये हमारे गरीबों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देगी। नहीं, और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जब ये 3 किसानों वाले कानून पास हुए हैं तो स्पीकर ने कम से कम 4 गलतियां की हैं। देखिए, मैं 4 गलतियां की हैं उसने। सुनीत जी, आप अभी मेरे को बोलने दीजिए। नहीं, देखिए, अगर एक स्पीकर 4 गलतियां एक कानून पास करते हुए करता है सिंपली उसको जल्दी करने के लिए, तो ये गलत है। ठीक है, आपकी बात सुन ली। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने डिवीजन क्यों नहीं अलाउ किया? कितना पैसा लगता है डिवीजन करने में? अरे सुनिए, आप सुनिए, आपको सुन लिया हमने। पहली बात तो ये है कि जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं, वह सुनीत जी भी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 1 इलेक्शन 1 वोट, जबकि प्रधानमंत्री और हम सब ने स्पष्ट कर दिया कि 1 इलेक्शन का मतलब 1 वोट नहीं है। अगर 2 इलेक्शन है स्टेट और सेंटर के तो अलग अलग वोटिंग होगी। तो पहला इनका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है वो यहाँ पे ध्वस्त हो गया। दूसरी बात यह है कि केंद्र में और प्रदेश में दोनों में अलग अलग वोट दे सकते हैं। ये सब सुमित जी, पूरी आपकी बात सुन लिया, मुझे पूरी बात करने दीजिए। आप उनको फुसलाएंगे। दूसरी बात, आपके लोग ऑफिस में आके वोटिंग सेंटर पे आके दंगा करेंगे। सुन ली आपकी बात सुन ली। अब मेरी दूसरी बात, आज आप दंगे नहीं करवा रहे। हिंदुस्तान की जनता को अधिकार नहीं है अपने देश के कैपिटल में आने के लिए, अपने देश की राजधानी में नहीं आ सकते किसान। क्या कर रहे हैं ये लोग? इनको किसने अधिकार दिया है हिंदुस्तान की जनता पे इस तरह का कहर ढाना? अरे आप चुप रहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। मैं नहीं चुप रहूंगा। अगर आपका मन करता है तो पाकिस्तान चले जाओ सीधे बैठे हुए, यहाँ पे चर्चा करने दो। यहाँ पाकिस्तान नहीं है कि चर्चा नहीं होगी किसी दूसरे की बात। पाकिस्तान बना रहे हैं, हिंदू पाकिस्तान। आप ये हिंदू पाकिस्तान बना रहे हैं, ये हिंदू पाकिस्तान बना रहे हैं, लेकिन इनसे बनेगा नहीं, क्योंकि हिंदू लाखों जातों में बटे हुए हैं। मुसलमानों के जूते हिंदू लाखों जातों में बटे हुए हैं। ठीक है सुनीत जी, ठीक है सुनीत जी, ठीक है। कांग्रेस के एक बड़े नेता का उछाला गया जुमला हिंदू पाकिस्तान उस बहस में शामिल हो गया, जिस बहस में एक बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव शायद छुपा हो सकता था। और जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था, कोई भी विचार जिसमें बदलाव लाने की क्षमता होती है उसका विरोध होना स्वाभाविक होता है। लेकिन मैं छोटा सा वक्त ले रहा हूं हेडलाइंस का, लौट कर आऊंगा तो आपसे ही पूछना चाहूंगा, आप तमाम मेहमानों से, कि आचार संहिता के चलते अगर देश में 4 से 5 बार कई इलाकों का विकास रुकता है,
तमाम सारे सरकारी कर्मचारी अपनी जो ड्यूटी है उसे छोड़कर केवल इलेक्शन ड्यूटी में लग जाते हैं। बहुत सारा खर्चा लाने ले जाने में खर्च होता है, लॉजिस्टिक्स में खर्च होता है। इसे बचाकर अगर दूसरे कामों में डाला जाए, क्या ये सोच परिपक्व नहीं है? क्या इस सोच पर विचार नहीं होना चाहिए? नेशन वन इलेक्शन इस वक्त देश की जरूरत है। दीपक झा कांग्रेस सरकारों में रही और जैसे की बात अश्विनी उपाध्याय भी कह रहे थे, 1952 से लेकर 1967 तक लगातार चुनाव विधानसभा और लोकसभा के एक साथ ही होते रहे। हालांकि 1952 से शुरुआत हुई एक तरीके से और उसके बाद ये चीजें हुई, लेकिन जब तक कांग्रेस थी तब तक ये चीजें चलती रही। अगर आज वक्त जरूरत ऐसा महसूस किया जा रहा है तो इसके पीछे बीजेपी की किसी साजिश को क्यों देखा जा रहा है? क्यों नहीं देखा जा रहा कि हजारों करोड़ का खर्च बचेगा? क्यों नहीं देखा जा रहा कि उसको तमाम विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा? क्यों नहीं देखा जा रहा कि जो तमाम लोग इस इलेक्शन ड्यूटी पर साल में 2-2.5 महीने लगे रहते हैं वो अपने कामों की तरफ प्रमुखता से ध्यान दे पाएंगे? दीपक झा और अश्विनी उपाध्याय को मैं चाहूंगा स्क्रीन पर रखें। राजीव भाई मैं बताना चाहता हूं, देखिए गोपाल कृष्ण जी यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता ये बैठ के बात कर रहे हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप पाकिस्तान चले जाइए। इनकी मानसिकता देख रहे हैं ना आप, किस तरीके से पाकिस्तान की धमकी दे रहे हैं। इनके पास पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होता है। ये पाकिस्तान के नाम पे ही अपनी तालियां बजवाते हैं यहाँ पे। तो कृपया करके इनको बोलिए कि देश के सामने यहाँ पे माफी मांगे, क्योंकि विषय पे रहिए। और नहीं, सुनील चोपड़ा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान जाने की बात करते हैं। इनकी दादागिरी नहीं चलने देंगे ना, क्योंकि एक दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी ना भैया। आपकी दादागिरी, आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। बोलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बोलिए सुनील चोपड़ा अरे आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान भेजने की। दीपक जी पहली बात तो मैं बताऊं, साल के 3 महीने मंत्री से संतरी तक तो आप किसी को सारे धमकी चुनाव नहीं दे प्रचार सकते। करते रहते देने बंद करिए। और जब चीफ मिनिस्टर जिसको पूरा राज्य देखना होता है, भाजपा के प्रवक्ता को शर्म आनी स्टार चाहिए। कैंपेनर हो जाता है, मैं आगे बात नहीं करूंगा। पूरे टाइम वो कैंपेनिंग करता रहता है। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर एक साल चुनाव होगा आप कैसे तो बात कम करते से हैं कि कम पाकिस्तान 7 महीने में प्रधानमंत्री 5 साल में डेवलपमेंट लेवल के लिए मिलेगा। ऐसे नहीं हो सारे पाएगा। के सारे टीचर्स ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे नहीं हो पाकिस्तान पाएगा। जाइए, कौन जाएगा ऐसे नहीं, पाकिस्तान? ठीक है, मोदी ठीक को है। भेजेंगे क्या? नहीं, मुद्दे से ना हटे, मुद्दे से ना हटे। बहुत बेहतर बात यहाँ पर अश्विनी उपाध्याय ने भी जोड़ी और सुनील चोपड़ा भी बात कर रहे हैं तो उन्हीं तर्कों पर कर रहे हैं। मैं चाहूंगा हम मुद्दे से ना हटे और बीच में लाने के लिए मैं पीके अग्रवाल साहब के पास जाऊंगा। पूर्व इलेक्शन ऑब्जर्वर है पीके अग्रवाल साहब। राजीव जी एक मिनट दीजिए। ठीक है अश्विनी जी आ रहा हूँ। पीके अग्रवाल साहब, पीके अग्रवाल साहब को लाए। पीके अग्रवाल साहब, इस विचार पर विरोध तो अभी शुरू हो गया। वो आगे की बात है कि हम कितना बचाते हैं, कितना बेहतर आगे बढ़ते हैं। और रही बात कांग्रेस, दीपक झा एक मिनट, पीके अग्रवाल साहब को बोलने दें। हाँ देखिए, हमारे देश में जो चुनाव होते हैं उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, और कलेक्टर ही विकास का भी मुख्य अधिकारी है। तो अगर वो पूरा इसमें चुनाव में व्यस्त रहेगा तो वो विकास कैसे करेगा? तो कम से कम जब तक एक साथ इलेक्शन नहीं होते हैं, पूरे साल इलेक्शन चलते रहते हैं, जैसे मैंने आपको अपना अनुभव बताया प्रशासनिक, तो कम से कम जो विकास की शाखा है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसको इलेक्शन में इन्वॉल्व ना किया जाए। जैसे ब्लॉक स्तर पर वीडियो हैं, उनकी मशीनरी को इन्वॉल्व ना किया जाए, लेकिन वो बहुत बड़ी मशीनरी है और उसको इलेक्शन में इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो कम से कम आज हमें निश्चित करें कि देश के विकास को आगे रखें, और अगर एक साथ चुनाव नहीं होते हैं तो कम से कम जो विकास की जो मशीनरी है उसको इलेक्शन से दूर रखें। ठीक है, अश्विनी उपाध्याय बताइए, शुरुआत कीजिए, बताइए आप क्या कह रहे थे। दीपक, हाँ राजीव जी, मैं ये कह रहा हूं, इस चुनाव के चक्कर में मंत्री से संतरी, गृह मंत्री से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सारे के सारे केवल चुनाव में लगे रहते हैं। वो तो अभी भी हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन होगा, हमारे गृह मंत्री 5 साल में मात्र 2 महीने, 5 साल,
हाँ, 5 साल में मैं कह रहा हूँ, 5 साल में मात्र 2 महीने चुनावी चर्चा होगी, शेष 58 महीने डेवलपमेंट होगा। और दूसरा, सिपाही से लेके डीपी, अरे भैया प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ दीपक जी, दीपक जी मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज, छिपाने के लिए दीपक जी मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज, दीपक जी थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए प्लीज, दीपक जी थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए, हाथ जोड़ रहा हूँ। मोदी जी को कहिए, गृह मंत्री मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, जब भारत सरकार, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ। दीपक भाई, अरे भैया ये बदतमीजी वाला कौन है? दीपक जी, कौन है बदतमीज आदमी? दीपक जी ठीक है, बदतमीज आदमी है। दीपक जी उन्हें बोलने तो दीजिए, प्रचार में क्यों अगर बोलेंगे नहीं तो आप तर्क किस पर रखेंगे? दीपक जी वक्त दे दीजिए, प्रचार करने जाता है, दीपक जी बताएं ना। फॉर गॉड सेक जी बोले अश्विनी जी। राजीव जी मैं इनसे सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, राजीव भाई मैं कह रहा हूँ, सिपाही से लेके डीजीपी तक, बोलिए ना, पार्टी चुनाव वीडियो से बीडीओ तक, क्लर्क से कलेक्टर तक, सारे इसी काम में लगे रहते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन, सारे टीचर इसी में लगे रहते हैं, सारे डॉक्टर लगे रहते हैं, सारे इसमें लेखपाल पंचायत सारे इसी में लगे रहते हैं। और साल में कम से कम 3 महीने, मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं, मेरी पत्नी सरकारी अध्यापिका है, हर साल 3 महीने के लिए ड्यूटी लग जाएगी। कभी उनको इलेक्शन वोटर आईडी बनवाना है, कभी ये बनवाना है, कभी वो आना है, फिर पंचायत के इलेक्शन, फिर पार्षद के इलेक्शन, फिर प्रधान के इलेक्शन, फिर विधायक के इलेक्शन, अतुल जी हमारे साथ जुड़े हुए, अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी से। अतुल सक्सेना जी, समाजवादी पार्टी का तो अनुभव है उत्तर प्रदेश में, बड़ा राज्य है, अगर इस तरीके से चुनाव अलग अलग होते रहे तो ये जो मिसयूज होता है, जिसको जो काम करना होता है वो काम नहीं करता, केवल चुनावी ड्यूटी में लगा होता है, खर्चे की बात तो अलग। क्या इस विचार में एक बेहतर सोच नहीं छुपी है, या फिर यह भी राजनीति का शिकार होने वाला है? राजीव जी, हम तो ये कहते हैं कि एक देश एक चुनाव, बैलेट पे चुनाव होना चाहिए, पर बात यह है कि राजीव जी आपको पता है, प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब जो है दिल्ली में रहते हैं, और आज उन्होंने एक देश एक चुनाव का मुद्दा छेड़ दिया, जनता को गुमराह कर दिया। आप ये बताइए, दिल्ली में रोज 150 लोग मर रहे हैं कोरोना से, कोरोना के इलाज के बारे में कब बताएंगे? वैक्सीन कहाँ है? लोग जो मर रहे हैं उसका क्या होगा? कोरोना पर एक अलग टीम लगी हुई है, कोरोना पर एक अलग टीम लगी हुई है, बेहतर विशेषज्ञ लगे हुए हैं, मुद्दों को मिलाइए मत। उसके लिए सक्षम डॉक्टर्स, सक्षम टास्क फोर्स वो काम कर रही है। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास जाऊंगा मैं। देखिए अतुल जी, बहस को दूसरी लाइन पर डिस्कस करना है, उसके लिए बहुत बड़ा वक्त चाहिए होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, दूसरी लाइन पे नहीं ले जाऊंगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये डर मोदी फैक्टर के चलते है या विचार के चलते? क्या हमारे देश में वोटर इतना परिपक्व हो गया है कि वो एक साथ अगर 2 चुनाव में वोट डालेगा तो इस बात की कितनी गारंटी है कि इस विधानसभा स्तर पर अलग डालेगा और लोकसभा स्तर पर अलग डालेगा? देखिए, पहले आपने खुद ही दिखाया राजीव जी कि 1967 तक हमारे एक साथ चुनाव होते थे, केंद्र के और प्रदेशों के, और अभी भी आप देखिए कितने प्रदेशों में हमने देखा कि केंद्र में एक सरकार को चुना है और उसी के अगले 2 महीने में ही प्रदेश में किसी और को चुना। मैं एक साथ की बात कर रहा हूं, मैं अलग अलग वक्त की बात नहीं कर रहा हूं, एक साथ, एक दिन, एक समय। बिल्कुल, एक समय में ही दोनों कैंडिडेट अलग रहेंगे और दोनों के मुद्दे भी अलग रहेंगे, मैनिफेस्टो भी अलग रहेंगे, तो कैसे एक ही व्यक्ति को चुन? मैं वही पूछ रहा हूं, सुनील चोपड़ा इतना परिपक्व है भारत का वोटर, क्या आप इसके पीछे छिपी वो पॉलिटिक्स देख रहे हैं जहां पर वोटर अगर प्रभावित है केंद्र स्तर पर किसी से और अगर विधानसभा स्तर पर वोट कर रहा है दूसरी ईवीएम में, तो इतनी गारंटी क्या है कि वो अपनी सोच बना पाए कि यहां पर दूसरे को करना है, यहां पर किसी और को करना है? सुनील चोपड़ा, तो ये तो प्रॉब्लम आप दूसरे टाइम अलग अलग होंगे तब इसमें कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 2 अलग अलग चीजें होंगी, 2 अलग अलग इश्यूज होंगे, 2 अलग अलग हवा होगी, तो लोग कंफ्यूज होंगे और जनतंत्र के लिए ये नुकसान होगा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि इस तरह के प्रयास पहले हुए नहीं हैं, लेकिन देश जिस आर्थिक संकट से गुजरता है, देश जिस बेहतरी और विकास की राह को देखता है, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़े खर्चे को बचाने का विकल्प है। लेकिन सुनीत जैसी बात कह रहे थे, क्या हमारा वोटर इतना परिपक्व है इस वक्त कि वो एक साथ दे रहे वोट पे अलग अलग जगह अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच के साथ अपना वोट दे पाए? क्या उसके लिए वो तमाम तैयारी हो चुकी है? बहस की शुरुआत तो हो चुकी है और भी तमाम जगह तमाम मौकों पर इसकी बहस होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का विचार दूसरी बार आया है और उन्होंने इसे वक्त की जरूरत बताया है।